न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रिलैक्सेशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है और ये सिग्नल की विड्थ को कैसे अफेक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल, टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई, कोरिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। तो पहले बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल। देखो भाई, आपने किसी एनएमआर सिग्नल की पोजीशन आपने पढ़ ली है, आपने किसी एनएमआर सिग्नल की पोजीशन पढ़ ली ना भाई, और क्या पढ़ ली है, इंटेंसिटी और मल्टीप्लिसिटी। भाई हम किसी, आपको पता है किसी भी सिग्नल की 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसकी पोजीशन, एक उसकी इंटेंसिटी, एक उसकी मल्टीप्लिसिटी और उसकी विड्थ। तो हमने भाई 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हमारे पास सिर्फ क्या रहता है, विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल की। भाई जब कोई एनएमआर पीक आती है तो उसकी विड्थ को कौन डिक्टेट करता है, ये बात है, इजंट इट। तो इसकी विड्थ को भाई डिक्टेट करता है यहाँ पर प्राइमरीली रिलैक्सेशन टाइम। क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों, क्योंकि आपने भाई पढ़ा होगा ना नेचुरल ब्रॉडनिंग, हमने भी क्या पढ़ा है कि नेचुरल ब्रॉडनिंग। तो बताओ भाई, हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग बताओ क्या होती है, याद करो भाई। एक हमारे पास क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, है ना, इसमें क्या था, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। और एक हमारे पास क्या होती है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। बताओ क्या होती है हमारे पास, ये इफ डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू, बोलो भाई, इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। ये होता है ना हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब भाई सिंपल सी बात है, अब अगर मैं ये एच पुट कर दूँ, अब ये कितना होता है, ऊपर कितना होता है, बताओ ऊपर क्या होता है हमारे पास, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और ये क्या होता है भाई, 2 इंटू 3.14। तो ध्यान से देखो भाई, 2 इंटू 3.14 भी ऑलमोस्ट क्या बनता है, 6.28। ऊपर क्या है 6.6, नीचे क्या है 6.2, तकरीबन रेशियो क्या गया, तकरीबन अप्रोक्सीमेट 1। नहीं आ गया आपको भाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, बताओ अप्रोक्सीमेट क्या गया हमारे पास, 10⁻⁻34। अरे यूनिट्स यूज करनी नहीं है आपको, अरे बोलो आ गया आपको ये। तो अब आप मुझे बताओ भाई कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस। अब डेल्टा ई क्या होती है, तो डेल्टा ई तो मेरे पास क्या, डेल्टा ई क्या आएगी, अच्छा यहाँ पर ये तो क्या है, एनर्जी अनसर्टेनिटी। और डेल्टा टी क्या है, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट कि भाई एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल कितना ज़्यादा लाइफ टाइम, कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसका एवरेज लाइफ टाइम क्या है इन एक्साइटेड स्टेट। भाई ये क्या होता है, डेल्टा टी। तो डेल्टा मेरे पास क्या बताओगे, आपको पता है 10⁻⁻34 और बाई डेल्टा। अब सिंपल सी बात है भाई, तो हमको पता है कि डेल्टा ई क्या है, और इसको आपको पता है भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच डेल्टा न्यू। एच भाई एनर्जी अनसर्टेनिटी किसमें, हर्ट्ज में। अभी ये क्या है, एनर्जी अनसर्टेनिटी जूल में। अभी एच डेल्टा न्यू, एच को साइड फेंक दो, तो एच डेल्टा न्यू 10⁻⁻34 बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा न्यू क्या आ गया मेरे पास, 10⁻⁻34 बाई एच, सॉरी डेल्टा टी आ गया ना ये। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, और एक क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन ध्यान से देखो दोनों ही क्या है, चाहे किसी लेवल में एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या हो, जूल में या किस में हो, हर्ट्ज में, दोनों किसके इन्वर्सली होती हैं, लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट। तो आप बताओ भाई, अगर हमारे पास, मैं ये कहूँ, अगर हमारे पास बताओ क्या है, अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट। अल्फा स्टेट क्या मान लिया, ग्राउंड स्टेट,
और बताओ बीटा स्टेट क्या हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट। तो अल्फा स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है तो भाई अल्फा स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, तो इनफाइनाइट पुट किया तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या आएगी, जीरो। मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती भाई, है ना। लेकिन अगर आपने लेकिन भाई एक्साइटेड स्टेट का, कि कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती भाई, उसमें उसका भाई वो कभी न कभी क्या आएगी, डाउनग्रेड, डिमोट होएगी भाई, इजंट इट। तो एक्साइटेड स्टेट में उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। तो आप कुछ धंधा नहीं बताओ, अगर एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम ज़्यादा होगा तो एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम आएगी। और एनर्जी अनसर्टेनिटी कम आएगी तो क्या आएगा, सिग्नल क्या आएगा, शार्प। और बोलो भाई, और अगर एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम क्या होगा, कम होएगा, बोलो भाई, तो एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या आएगी, ज़्यादा। यानी ऊपर वाला लेवल ज़्यादा क्या करेगा, फ्लक्चुएट। और जितना ज़्यादा ये लेवल क्या करेगा, फ्लक्चुएट, उतना ही ज़्यादा क्या होता है भाई, सिग्नल का ब्रॉड। क्योंकि भाई क्योंकि ट्रांजिशन की रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात आपको पहले पढ़ रही है, ये मैंने आपको सारा पढ़ा रखा भाई स्पेक्ट्रा के बेसिक्स में। अब आप मुझे दो भाई, अब आपने देखना है कि रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होती है। ये मैंने आपको हमने आपको भी हल्का आइडिया दिया था ना। अब आपने रिलैक्सेशन प्रोसेस का कोरिलेशन सेटअप करना है विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल से। क्या भाई, इसका नाम ही क्या है, इस सब टॉपिक का नाम ही क्या है, कोरिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल। ओके, तो क्या है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, अगर रिलैक्सेशन फास्ट हो, अच्छा भाई, अगर पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ, अगर न्यूक्लियाई कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, अल्फा से बीटा में, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। अल्फा से बीटा में जाने को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। लेकिन भाई जब वो वापस बीटा से कहाँ पर आएंगे, अल्फा में, तब हम क्या बोलेंगे इसको, अल्फा से बीटा में जाने को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। लेकिन भाई पार्टिकल जब बीटा में जाएंगे तो क्या वो हमेशा बीटा में रहेंगे, क्या हमेशा वो माइनस हाफ स्टेट में रहेंगे ना भाई, कभी तो कहाँ पर आएंगे, अल्फा स्टेट में। तो उनका वापस अल्फा स्टेट में आने पर जो क्या होता है बताओ भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, रिलैक्सेशन। तो रेजोनेंस, रिलैक्सेशन। तो जो रिलैक्सेशन है अगर ये फास्ट हो, मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर रिलैक्सेशन क्या हो भाई, फास्ट हो, तो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अगर मैं ये कहूँ रिलैक्सेशन बहुत फास्ट है, मतलब ये यहाँ से बहुत जल्दी कहाँ पर आता है। अगर भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या है, बोलो भाई बहुत कम, नहीं मतलब आपको बोलो भाई, इसका मतलब बहुत जल्दी क्या होते हैं ये, रिलैक्स। अरे बोलो भाई, अगर रिलैक्सेशन क्या होता है भाई, फास्ट हुआ, तो इसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इसका लाइफ टाइम क्या हो गया, कम हो गया भाई, तब बताओ क्या आएगा, तो एनर्जी अनसर्टेनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो सिग्नल क्या आएगा, ब्रॉड। यानी फास्ट रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड करेगा, ब्रॉड सिग्नल, इजंट इट। भाई सिंपल सी बात है, फास्ट रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड करेगा, ब्रॉड सिग्नल। भाई तो सिंपल सी बात है, क्यों बताओ, अरे बोलो भाई, अगर रिलैक्सेशन क्या हुआ, फास्ट हुआ, तो यहाँ पर लाइफ टाइम क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में कम टाइम स्पेंड करेगा ना। और अगर पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में कम टाइम स्पेंड करे तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या हो जाए, घट जाए, तो बताओ क्या हमारे पास, सिग्नल क्या आएगा, ब्रॉड, इजंट इट। लेकिन मैं ये कहूँ भाई रिलैक्सेशन बहुत स्लो है, भाई यहाँ से यहाँ पर रिलैक्सेशन क्या बहुत स्लो है, तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई, अगर रिलैक्सेशन स्लो होगा यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आना नहीं चाहता भाई, यानी यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है, काफ़ी समय स्पेंड कर रहा है भाई, तो यहाँ पर एवरेज लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर एवरेज लाइफ टाइम बढ़ गया तो क्या होगा, एनर्जी अनसर्टेनिटी घट जाएंगी। और अगर एनर्जी अनसर्टेनिटी घट जाएंगी तो लेवल क्या आएंगे, तो सिग्नल ये शार्प है। तो ध्यान रखिए भाई, फास्टर रिलैक्सेशन, तो इसको मैं अगर समझ करूँ तो क्या बोलूँगा, फास्टर रिलैक्सेशन तो क्या आएगा, ब्रॉड सिग्नल। और स्लोअर रिलैक्सेशन, शार्प सिग्नल। ये आपको है ओके। और भाई, और आप आसानी से जो लाइफ टाइम वो आप निकाल सकते हो
इनकी वैल्यू पुट करके। भाई अरे भाई आप यानी कि आप सिग्नल की विड्थ नोट करके अगर आप लाइफ टाइम पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, बताओ भाई। भाई लाइफ टाइम पुट करके या रिलैक्सेशन टाइम पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, अनसर्टेनिटीज, विड्थ ऑफ द एनएमआर सिग्नल। तो विड्थ ऑफ एनएमआर सिग्नल से क्या निकाल सकते हो, लाइफ टाइम। नहीं आपको आया क्या? ओके अब मैं आपको बताऊं भाई इसके होते टाइप्स। तो आपको भाई अब आपने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस, लेकिन आपने देखना है कि सिग्नल को ब्रॉड करने में रिलैक्सेशन कंट्रीब्यूट करता होगा। सिग्नल को ब्रॉड कौन करता है, रिलैक्सेशन। लेकिन भाई कितने तरह के रिलैक्सेशन होते हैं आपने ये पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊँ प्राइमरीली यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास 3 तरह के रिलैक्सेशन। कितने भाई? प्राइमरीली हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर 3 तरह के होते हैं रिलैक्सेशन। एक हमारे पास बताओ क्या होता है, इसको बंद करो भाई दिनेश। भाई हमारे पास बताओ भाई कितने तरह के रिलैक्सेशन होंगे, 3 तरह के। ओके एक तो कौन सा होता भाई, एक को तो हम क्या बोलते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ये होता है पहली टाइप, ठीक है बात है। क्या होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ये बताओ क्या करता है, इसमें क्या होता है कि भाई कोई एक्साइटेड न्यूक्लियाई यानी कोई भाई बीटा स्टेट वाला न्यूक्लियाई कहाँ पर जाएगा, अल्फा स्टेट में। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ रिलीज कर देता वो भाई, सराउंडिंग में, इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या? अरे बोलो भाई। तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन क्या होता है, जहां पर ये जो हमारे पास क्या होता है, अरे भाई अल्फा से आपने कहाँ भेज दिया, बीटा में। अब बीटा से वापस कहाँ आ सकता है भाई, अल्फा से आपने कहाँ भेज दिया, बीटा में। तो बीटा से वो वापस कहाँ सकता है, अल्फा स्टेट में भाई। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी भाई रिलीज करनी पड़ेगी ना, इजंट इट। यानी अगर वो भाई डाउनवर्ड कौन बनाए हुए है तो वो वापस क्या बनाना चाहिए, अपवर्ड कौन। तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी वो किसकी फॉर्म में रिलीज करता है, हीट की फॉर्म में। किसमें, जो सराउंडिंग का सॉल्वेंट होता है उसकी क्या होती है, पर्टिकुलर लिक्विड लैटिस। क्या होती है, लिक्विड लैटिस। तो वो लिक्विड लैटिस के अंदर क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज कर। आप कहोगे भाई, आप कहोगे कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है किसी भी न्यूक्लियाई से, कोई भी हमारे पास क्या हो जो प्रिसिशनल न्यूक्लियाई है। अरे भाई हमारे पास कोई प्रिसिशनल न्यूक्लियाई कहाँ हो बताओ, अल्फा में हो चाहे कहाँ हो बताओ। भाई हमारे पास जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, हमारे पास स्पिनिंग न्यूक्लियाई जो कि प्रिसिशनल मोशन भी शो कर रहा है, वो चाहे अल्फा में हो चाहे कहाँ हो, बीटा में। बोलो भाई अल्फा से क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर कहाँ पहुँचता है, बीटा में। और बीटा से एनर्जी रिलीज करके भाई अल्फा में। लेकिन ध्यान रखियो भाई, इसको प्रमोट करने के लिए भी और इसको भाई डिमोट करने के लिए भी, दोनों में क्या चाहिए होती है, रेडिएशन। दोनों में क्या चाहिए हमको भाई, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अरे भाई लार्मर प्रिसिशन, क्या, क्योंकि लार्मर प्रिसिशन के जरिए क्या होता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप ये कहोगे कि फिर ये वापस कैसे पहुंचता है, वापस कैसे पहुंचता भाई। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो लिक्विड लैटिस होती है, क्या होती है लिक्विड लैटिस भाई, उसमें भी तो लगातार क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए। अरे आपने पढ़ा होगा ना, जो क्या होती है थर्मल रेडिएशन। क्या होता है हमारे पास भाई, क्या हमारे पास, अरे भाई क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में लगातार चार्ज की मूवमेंट से थर्मल रेडिएशन जनरेट नहीं होती, क्या होती ना भाई। तो सिमिलरली हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, उसमें लिक्विड की मूवमेंट से लिक्विड के पार्टिकल की एजिटेशन से क्या बनते होंगे, लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनते होंगे ना भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि बीटा स्टेट से अल्फा में ये कैसे आएगा, क्योंकि बीटा में बेशक हो ये एनर्जी सिर्फ कैसे रिलीज कर सकता है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी किससे मैच करनी चाहिए, इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी से। तो होता क्या है, तो भाई जो हमारे पास क्या होता है मटेरियल, उस अरे भाई जो क्या सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में लोकल क्या बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। बोलो भाई, सॉल्वेंट में लोकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। हालांकि उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पर भाई बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बनते हैं, लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो क्या होता है बताओ भाई,
लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कोई ना कोई ऐसा ऑसिलेटिंग लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जरूर होएगा। अरे भैया आप बताओ, क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेडिएशन एमिट नहीं होती क्या? वो भी तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होते क्या ऑसिलेटिंग? भाई अरे भाई, क्या इस लैपटॉप से भाई यहाँ से रेडिएशन रिलीज नहीं हो रही क्या? इसमें भी क्या होते हैं, लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती है रेडिएशन में। बात आपको पहले पड़ रही है? तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो क्या है लिक्विड लैटिस, उससे भी क्या बनते होंगे, लोकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनते होंगे भाई। और किसी न किसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाएगी, लार्वर फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई इन बीटा स्टेट, वो उससे कर गया इंटरेक्ट, और एनर्जी क्या हो गया फिर ट्रांसफर, किसको भाई, न्यूक्लियाई से लैटिस को, न्यूक्लियाई से, इसे क्या बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। नहीं आ गया आपको भाई? अरे बोलो। अच्छा भाई, एक हमारे पास तो क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है बताओ भाई, एक होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। क्या होता है, स्पिन 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 रिलैक्सेशन भाई, इसको क्रॉस रिलैक्सेशन ही बोलते हैं भाई। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कोई न्यूक्लियाई मान लिया, एक कहाँ है अल्फा में और एक कहाँ बताओ भाई बीटा में, तो ये दोनों आपस में अपनी एनर्जी क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। तो अल्फा वाला कहाँ पहुंच जाए बीटा में, और बीटा वाला कहाँ जाए अल्फा में। लेकिन आपको पता होगा भाई, आपको लग रहा होगा कि इससे पॉपुलेशन एक्सेस एस्टैब्लिश नहीं हो सकती भाई। क्यों भाई, मान लिया बीटा में क्या है, मान लिया बीटा से 5 लाख पार्टिकल कहाँ जाए अल्फा में, लेकिन वो 5 लाख पार्टिकल अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देंगे, वो तो 5 लाख और पार्टिकल को भाई। नहीं समझे बात भाई, बीटा से 5 लाख न्यूक्लियाई कहाँ जाए अल्फा में, लेकिन वो आपको उनकी एनर्जी कहाँ गई, उन्होंने वो एनर्जी किसको प्रोवाइड कर दी, जो 5 लाख अल्फा में थे। तो दिक्कत क्या होगी बताओ, तो जो 5 लाख अल्फा में वो कहाँ पहुँच गए और 5 लाख बीटा वाले कहाँ पर आ गए। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ से पॉपुलेशन एक्सेस एस्टैब्लिश नहीं हो सकते भाई, क्योंकि जितने कहाँ होते हैं, अगर कोई बीटा में आया, अगर कोई बीटा से कहाँ अल्फा में आया है, तो उसके नाम कोई कहाँ पहुँच जाएगा। फिर आप कहोगे भाई ये फिर सिग्नल की ब्रॉडनिंग कैसे करेगा, भाई आपके दिमाग में आएगा ये सिग्नल की ब्रॉडनिंग कैसे करेगा भाई, इसका मैकेनिज्म अलग होता है भाई, ये करता है डीफेजिंग के जरिए ब्रॉडनिंग। वो आप जब पढ़ोगे ना, जब इसका क्या पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, आप जब क्या पढ़ोगे कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर एंड पल्स एनएमआर, उसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये भी क्या करता है, सिग्नल को ब्रॉड करने में हेल्प करता है। लेकिन ठीक है बात, हालांकि ये पॉपुलेशन एक्सेस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। क्यों, वो जितने कहाँ जाएंगे अल्फा से बीटा में, उतने ही बीटा से कहाँ पर आएंगे अल्फा में, तो उत्तरम पात्रा। अरे बोलो भाई, जितने अल्फा से कहाँ गए हैं बीटा में, उतने ही बीटा से कहाँ पर आ जाए भाई अल्फा, इजंट इट। अरे बोलो, तो फिर आप कहोगे भाई कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तुम समझ गए पॉपुलेशन एक्सेस एस्टैब्लिश करने में किसका हाथ होता बताओ, सिर्फ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पर भाई पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ पर आते हैं बीटा से अल्फा में, और किसी अल्फा वाले को कहाँ नहीं भेजते बीटा में। अरे बोलो भाई, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ रिलीज कर देते हैं, अरे बोलो भाई सराउंडिंग के अंदर, लैटिस के अंदर। बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बताऊँ भाई, एक बात और कि जो आप जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो और आपने कोई रेडिएशन डाली नहीं है, आपने भाई क्या अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, और कोई रेडिएशन आपने डाली नहीं है, ठीक है बात। लेकिन तब भी मैं आपको बताऊं भाई कि, तो आप कहोगे भाई रेडिएशन डाली नहीं है तो पॉपुलेशन एक्सेस कैसे एस्टैब्लिश होगी, क्योंकि भाई बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो रेडिएशन कोई है नहीं, तो इंटरेक्शन कैसे होता है भाई आपको पता होगा ना। बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन क्या होगी, आप पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिकल, बताओ भाई बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन क्या होगी, नीचे क्या होगी ज़्यादा, ऊपर क्या होगी कम होएगी। भाई नीचे पॉपुलेशन क्या होगी ज़्यादा, ऊपर क्या होगी थोड़ी सी कम होगी, हल्की कम होएगी, इजंट इट। तो आपको भाई, तो मैं कहूँ नीचे अगर क्या है 10 लाख पार्टिकल, तो ऊपर क्या है 9,99,990, 10 पार्टिकल एक्स्ट्रा है ना भाई। नीचे हमारे पास पार्टिकल क्या है, नीचे क्या है 10 लाख, ऊपर क्या बताओ भाई, नीचे क्या हो 10 लाख भाई। अरे मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर नीचे कितने पार्टिकल हैं 10 लाख,
और यहाँ कितने हैं 9,99,990। तो भैया आप ये बताओ मुझे कि टोटल पार्टिकल मेरे पास क्या है 19,99,995। तो बोलो भाई, नहीं आपको आया? तो भैया आप मुझे बताओ कि यहाँ पर तो आप ये कह सकते हो भाई, तो जब शुरुआत में सबकी एनर्जी है बराबर, शुरुआत में सभी की एनर्जी क्या थी बराबर थी ना भाई, बिना मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर नीचे पार्टिकल्स क्या आने हैं ज़्यादा, और ऊपर क्या जाने हैं थोड़े कम। बोलो भाई, तो कुछ की एनर्जी बढ़नी है, कुछ की एनर्जी बताओ भाई घटनी है। नहीं बताओ आपको बोले पड़ी, तो बताओ ऐसा कैसे होगा बताओ भाई। तो सिंपल सी बात है, आप क्या मान सकते हो कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन से न्यूक्लियर आपस में कर लेंगे एनर्जी एक्सचेंज, और 9,99,990 ने 9,99,990 से एनर्जी एक्सचेंज कर ली, तो आधे क्या हो गए स्टेबल, आधे क्या हो गए अनस्टेबल, पहुंच गए ना भाई। लेकिन 10 पार्टिकल्स को नेट कहां पर आना है नीचे, तो वो अपनी एनर्जी किससे एक्सचेंज करें। तो इन अरे देखो 10 पार्टिकल्स यहां पर नीचे एक्स्ट्रा नीचे नहीं आने क्या भाई, क्या 10 पार्टिकल्स एक्स्ट्रा नीचे नहीं आने क्या, उन्हें क्या होना पड़ेगा स्टेबलाइज। अरे बोलो भाई, मैं आप कह सकते हो अगर यहाँ पर वो नीचे भी क्या होते 10 लाख, ऊपर भी क्या होते 10 लाख, तो हम क्या बोलते भाई इन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर ली एक्सचेंज, आधे चले गए ऊपर, आधे कहाँ गए एनर्जी में नीचे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई 10 पार्टिकल्स यहाँ पर एक्स्ट्रा नीचे आने हैं, तब बताओ क्या होगा। तो उनकी एनर्जी को आपने सिस्टम से रिमूव करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सेस स्पिन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस स्पिन एनर्जी। और ये एक्सेस स्पिन एनर्जी भाई कैसे निकलती है बताओ, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के जरिए, ताकि भाई यहाँ पर क्या एस्टैब्लिश हो जाए बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर यहाँ पर क्या एस्टैब्लिश हो जाए बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम, क्योंकि भाई आधे से थोड़े ज़्यादा पार्टिकल क्या आने हैं नीचे आने भाई। अगर बराबर होते ऊपर, बराबर होते नीचे, तुम क्या बोलते भाई इन्होंने स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के जरिए कुछ की एनर्जी बढ़नी है, कुछ की एनर्जी घटनी है, तो हम क्या बोलेंगे इन्होंने एनर्जी क्या कर लिया आदान प्रदान कर लिया, सबकी बराबर थी, आधों ने क्या किया, अरे भाई आधे मोलिक्यूल्स ने, आधे न्यूक्लियाई ने आधों को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो आधे हो गए स्टेबल, आधे क्या हो गया अनस्टेबल, ठीक है बात। अरे बोलो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नीचे आने हैं, तो उनकी एनर्जी कौन शेयर करेगा, उनकी एनर्जी भाई स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के जरिए कहाँ ट्रांसफर होगी लैटिस में। तो 10 पार्टिकल जो एक्स्ट्रा नीचे आए कहाँ से आए हैं विया स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। यानी इन्होंने ये भाई शुरुआत में भी जो क्या होता है NMR एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने से पहले जो क्या होता है बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन क्या होती है एस्टेब्लिश होती है भाई, कि स्टेबल पार्टिकल्स क्या हैं ज़्यादा, अनस्टेबल क्या है, बोलो भाई अनस्टेबल कम है, स्टेबल वाले क्या हैं ज़्यादा। तो सिस्टम की एनर्जी की नेट क्या होनी होगी घटनी होगी, सिस्टम की एनर्जी नेट क्या होगी भाई। तुम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर सिस्टम नेट क्या हुआ, नेट स्टेबलाइज हुआ है, तो नेट स्टेबिलिटी कहाँ से आती है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन से। नहीं आ गया आपको ये, अब बताओ भाई। और मैं आपको बताऊं भाई इलेक्ट्रॉन से केस में ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन काफ़ी भाई डोमिनेंट होता, ओके। अरे बोलो, अब बताओ क्या हमारे पास क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। अब हम क्या पढ़ते हैं क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन भाई, कि ये क्या भला होती है क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। भाई देखो सिंपल बात ये है भाई, इसके लिए आपको थोड़ा भाई ये आपको ज़्यादा बेटर पढ़ाया जाएगा। एक अगला हमारा चैप्टर ही क्या है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस NQR स्पेक्ट्रा, इजंट इट। लेकिन थोड़ा हम आपको पढ़ दें भाई, अगर किसी न्यूक्लियस की, अच्छा आपने पता कि अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl, तो आप इस CH3 सिग्नल कैसे तोड़ते हो, आप मिथाइल का सिग्नल कैसे तोड़ते हो तो भाई क्वाड्रेट में, सॉरी ट्रिपलेट में। मिथाइल का सिग्नल आप कैसे तोड़ते हो ट्रिपलेट में, पता होगा ना आपको ऐसे भाई। अरे बोलो भाई, और इसका बताइए क्या तोड़ते आप क्वाड्रेट में। लेकिन आप गौर करो भाई, इस 2 प्रोटॉन्स के पड़ोस में सिर्फ ये 3 प्रोटॉन है क्या, कि एक क्लोरीन भी है, और क्लोरीन की न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है मैं तो बताओ पहले तो इसके पड़ोस में कौन है 2 प्रोटॉन,
कितने में तोड़ दिया? 3 में। लेकिन इन 2 प्रोटॉन्स के पड़ोस में बताओ कौन है? 3 तो क्या है? प्रोटॉन, और एक क्या है? Cl भाई। और Cl की स्पिन, कार्बन की स्पिन तो क्या है? खैर 0। लेकिन क्या जैसे हुई, जैसे इसके पड़ोस में 3 प्रोटॉन्स की स्पिन क्या है? नॉन जीरो। तो इस क्लोरीन की स्पिन तो क्या होती है? नॉन जीरो होती है। नहीं बता आपको पहले पड़ी? अरे भाई इस क्लोरीन की स्पिन भी तो क्या होती है? नॉन जीरो होती है। नहीं आ रहेगा आपको? अरे बोलो। तो इसको बताओ फिर तुम क्या बोलेंगे? तो अगर मैं ये पता करूं इसका सिग्नल कितने में टूटना चाहिए, तो पड़ोस में क्या, पड़ोस में कितने NMR एक्टिव पार्टिकल है? आप बताओ, नहीं आप बताओ। इनके अलावा पड़ोस में कितने NMR एक्टिव पार्टिकल? 4। 3 ये और 1 ये। तो 3 एक तरह के और 1 एक तरह का। तो एक तो क्या लगेगा? तो नंबर ऑफ पिक्स क्या आएंगे हमारे पास? 2NaIa + 1 एंड 2NbIb + 1। तो भाई 3 हाइड्रोजन के तो क्या क्या लगाओ ये फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखो? 2 × 3 हाइड्रोजन, स्पिन क्या होती है? ½ + 1। नहीं है क्या? और ये किसके लगाओ? Cl के लिए। ये बताओ क्या आएगा? 2 × कितने हैं? 1 क्लोरीन। अरे भाई ये क्या है? हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन की नेबरिंग हाइड्रोजन का नंबर, उनकी स्पिन, नेबरिंग क्लोरीन का नंबर, उसकी स्पिन। मतलब क्या होता है? 3/2 होती है क्लोरीन की +1। तो क्या है यहाँ से? 4। यानी अकेला क्लोरीन, एक क्लोरीन कितने में तोड़ता है? एक क्लोरीन भाई कितने में तोड़ता है? 4 में, अकेला क्लोरीन भाई। तो ये कितने में तोड़ेगा बताओ? 4 में। और ये अकेला 4 में। तो 4 चौक, यानी भाई यहाँ पर चलिए 16 पीक्स। अगर भाई हम कायदे से देखें तो क्या इसका सिग्नल कितने टूटना चाहिए? 16 पीक्स में। लेकिन आप कभी कंसिडर करते हो Cl को? नहीं ना? क्या ये NMR इनएक्टिव है? नहीं भाई, इसके पास क्या नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन है? तो क्या NMR एक्टिव तो है, लेकिन प्रैक्टिकली NMR इनएक्टिव है। इसीलिए क्या होता है भाई? इसीलिए आप मिथाइल का सिग्नल इससे तोड़ते हो। लेकिन बोलो भाई, अरे मिथाइल के पड़ोस में कौन है? ये। लेकिन इसके पड़ोस में Cl भी था और CH3 वाले 3 प्रोटॉन भी थे। लेकिन आपने 3 प्रोटॉन से क्वार्टेट तो बना लिया, लेकिन क्लोरीन की वजह से आपने स्प्लिटिंग कंसिडर नहीं की ना। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों? भाई क्या आपके दिमाग में नहीं आया क्या कि ऐसा क्यों? भाई Cl क्यों तोड़ता है यहाँ पर? इसको भी तोड़ना चाहिए ना। उसकी वजह होती है क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। क्या होती है? क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। समझे बात? क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन भाई इतना फास्ट होता है कि ये जो Cl होगा ना, कभी क्या होगा? अल्फा, कभी बीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा। हालांकि इसके पास 4 स्टेट हैं। अरे भाई -3/2, -½ + ½ + 3/2। लेकिन मैं इसको भी सिंपल मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर मान लिया, आप ये बताओ, आप ये बताओ मुझे भाई, अगर मान लिया भाई यहाँ पर एक न्यूक्लियर है अप स्पिन, वो कभी क्या हो जाए? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। नहीं बता आपको पहले पड़ी? तो उसकी नेट स्पिन क्या एक्सपीरियंस होगी? 0। तो सिमिलरली भाई क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन से ये जो Cl होता है ना, ये अल्फा बीटा में, हालांकि यहाँ पर भाई 2 क्या है? अल्फा स्टेट, 2 क्या यहाँ पर क्या भाई? अरे भाई -3/2 क्या है? -3 + 3/2 क्या है? α1 + ½ क्या है? α2 -½ क्या है? β1 और -3/2 क्या है? β2। अरे बोलो भाई। लेकिन मैं सिंपल सेंस में आपको बता रहा हूँ कि जो Cl होगा ना, ये इसमें क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन इतना फास्ट होता है कि कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा। तो इन्हें क्या लगता है? किसी को स्पिन ही नहीं बता आपको पहले बड़ी, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। इसका क्या लगा? स्पिन क्या है? 0। इसीलिए भाई NMR एक्टिव होने के बावजूद क्या नहीं कर पाता। आप कहोगे भाई ये क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन कौन शो करता है? क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन कौन शो करता है भाई? तो ये शो करते हैं भाई जिन्हें क्या होता है? क्वाड्रुपल मोमेंट। क्या होता है क्वाड्रुपल? आप कहोगे क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, अगर जो न्यूक्लियाई है, अगर क्या है, उसकी स्पिन क्या हो? 0 और ½ तो ऐसे न्यूक्लियस, अगर किसी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन क्या हो भाई? 0 या ½ तो ऐसे न्यूक्लियस क्या होते हैं? स्फेरिकल। क्या होते हैं? स्फेरिकल। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन क्या बताओ भाई? 1, अरे भाई 1 या 1 से ग्रेटर क्या है? अगर क्या भाई न्यूक्लियर स्पिन, अरे भाई न्यूक्लियर स्पिन कितनी बताओ आई? 0 और 1 तो क्या होंगे? स्फेरिकल।
लेकिन अगर आई क्या है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1, अगर आई क्या है भाई, अगर आई क्या है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1, नहीं आ गया आपको? अंजलि बेटा, अंजलि बताओ। अरे भाई आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, तो ऐसे न्यूक्लियस स्फेरिकल ना होते, क्या होते हैं बताओ भाई? या तो क्या होते हैं, एक्लिप्स्ड, या तो क्या होंगे, एग शेप्ड, बोलो तो क्या होंगे, अंडे की तरह भाई, या क्या होंगे बताओ भाई, किन्नू की तरह, क्या? अरे भाई टैंजरीन शेप्ड, क्या? टैंजरीन शेप्ड, ओके। नहीं तो क्या होंगे, या तो क्या होंगे एग शेप्ड, या होंगे टैंजरीन शेप्ड। आपको भाई इसको ऐसे लिख दें तो ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा नजर नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक एग है, अरे भाई एक एग है, अरे भाई एक नहीं, एक जो अंडा होता मुर्गी का, उसमें से अगर हम एक सीख पार कर दें, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और इसको इसके अबाउट घुमाएं, बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो। लेकिन भाई हम एक जो क्या है, किन्नू, अरे बोलो भाई, एक किन्नू नहीं है उसमें, अरे जो किन्नू होता है भाई, एक किन्नू में आप नहीं है सेंटर से ऐसे एक, अरे भाई जहाँ पर वो सारे जो फांक होती जुड़ी होती हैं उसे एक सीख पार कर दो, तो भी क्या भाई किन्नू से घूमेगा ना, और क्या बात है ना? नहीं तो दो भाई, अरे भाई तो किन्नू, तो ये बताओ कैसे होते हैं किन्नू जैसे, अरे नारंगी टाइप, नहीं है क्या आपको? तो एग शेप्ड और नारंगी शेप्ड, टैंजरीन शेप्ड, इजंट इट? ठीक है, तो इनके ये हैं एक्सिस, ओके। तो इनका तो जो स्फेरिकल, तो ये तो क्या होते हैं एग शेप्ड या टैंजरीन शेप्ड। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे न्यूक्लियस के पास भाई जो जीरो है उसके पास तो क्या है बताओ भाई, जीरो वाले के पास तो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, नहीं ना? अरे भाई आप ये बताओ, तो जिसकी स्पिन क्या है, जीरो स्पिन है, क्या है जिसकी भाई जीरो स्पिन है, उसके पास तो क्या है, नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है इसके पास भाई, जीरो वाले के पास। लेकिन हाफ स्पिन वाले के पास क्या होगा भाई, न्यूक्लियस क्या होता है, क्या होता है, चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव भाई। तो ये बताओ क्या होगा, तो क्या इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, बोलो भाई। लेकिन नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रो, लेकिन नो इलेक्ट्रिक मोमेंट, इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा, क्या और क्या होगा ये, मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल वाला, कौन सा भाई, मैग्नेटिक डाइपोल। अगर दो पोल हो तो क्या होता है डाइपोल, चार पोल हो क्वाड्रुपोल, एक पोल हो तो भाई मोनोपोल। अब इलेक्ट्रिक तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक तो क्या पॉसिबल है, मोनोपोल। लेकिन भाई आपको पता होगा डाइपोल होता हमेशा वैसे भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक तो मोनोपोल ही पॉसिबल होता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में, पता होगा ना आपको भाई? अरे बोलो। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे क्या होता है वैसे क्या होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ये क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, क्या होगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। और बताओ क्या भाई, नॉर्थ साउथ, ये बताओ क्या हमारे पास, ये मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल। बोलो भाई, वैसे क्या होता है हमारे पास, ऑक्टोपोल भी होते हैं, इजंट इट? अरे बोलो। तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बताओ क्या बोलोगे, तो जो न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है बताओ भाई, तो जिन न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है बताओ भाई, जीरो होती है, ठीक है। उनके पास नो मैग्नेटिक मोमेंट एंड नो इलेक्ट्रिक मोमेंट, वो क्या हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या है, नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट। बोलो भाई। अरे चलो भाई, नो म्यू एम क्या है, नो मैग्नेटिक मोमेंट और नो ही इलेक्ट्रिक मोमेंट। अरे बोलो भाई इलेक्ट्रिक, लेकिन ये क्या होता है, नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे बोलो भाई, और नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, समझे बात? लेकिन भाई इस स्पिनिंग न्यूक्लियर के पास क्या होगा, हाफ स्पिन वाले के पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा कौन सा,
डाइपोल टाइप, कौन सा? लेकिन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इसके पास नहीं होगा क्या? तो देखो आपको बताऊं, यहां पर दो तरह के मोमेंट हैं। मैग्नेटिक मोमेंट तो कौन सा है, यहां पर डाइपोल वाला कंसिडर करना आपने, और इलेक्ट्रिक कौन सा? क्वाड्रुपोल वाला। कौन सा भाई? क्वाड्रुपोल वाला। तो इसके पास ना तो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ना क्या होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। बोलो भाई। और हाफ स्पिन वाले के पास क्या होता है? इसके पास क्या होता है भाई? इसके घूमने से क्या बनता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बनते हैं, यानी मैग्नेटिक डाइपोल तो बनता है, लेकिन नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है इसके पास भाई? बताओ बनेगा? अरे भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट नहीं बनेगा। नहीं आपको आया? लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है, टेंजरीन शेप्ड या एग शेप्ड। अब बताओ अगर मान लीजिए टेंजरीन शेप्ड है तो सारा होता क्या? ये पॉजिटिव न्यूक्लियस सारा होता क्या है भाई? पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव स्पेस में एक सा नहीं होता, ये पॉजिटिव क्या है होमोजीनियस है, लेकिन मैं डायरेक्शन में चेक करूं तो इन दिशाओं में क्या है मोर पॉजिटिव, इनमें क्या है लेस पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव नेगेटिव की तरह करेगा। नहीं है आपको? तो हम क्या बोलेंगे इन दिशाओं में क्या है मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव पॉजिटिव लेस पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या बन गया मेरे पास ये? तो हमको साफ पता लगा भाई कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है, कब अराइज होता है? अगर ये मेरे पास क्या होता है स्फेरिकल, क्या होता है ये? तो सभी दिशाओं में क्या है एक सा पॉजिटिव भाई, यानी इसके पास अगर डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिसिटी जीरो है, यानी परफेक्टली क्या स्फेरिकल, तो भाई पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में इन डिफरेंट डायरेक्शन कोई कोता ही कोई क्या बोलते हैं भाई अलग अलग नहीं है, वो नहीं है क्या आपको? लेकिन अगर क्या ये परफेक्ट स्फीयर ना बचे तब बताओ क्या होगा? बोलो भाई। इन दिशाओं में क्या है मोर पॉजिटिव, इन्हें बताओ क्या है लेस पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव। होगा ना ये? अरे बोलो भाई। तो मोर पॉजिटिव लेस, तो क्या बन गया क्वाड्रुपल। इस पे तो इस पे क्या बनेगा? सिमिलरली यहाँ भी क्या बनेगा क्वाड्रुपल मोमेंट। तो मैं आपको बताऊं भाई एग शेप न्यूक्लियाई का क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव, और इन्हें क्या होता है बताओ भाई नेगेटिव। क्या वो है ये? अरे भाई म्यू तो क्या है हमारे पास बताओ? तो आप म्यू तो क्या मानो, म्यू क्या मानो आप? म्यू क्या मानो? डाइपोल मोमेंट। और क्यू क्या मानो? क्वाड्रुपल मोमेंट। तो इसका इसके पास क्या है नो म्यू नो क्यू। बोलो भाई। ना तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना ही इलेक्ट्रिक, ये होता है मैग्नेटिक, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। और भाई हाफ स्पिन वाले के पास क्या होता है बताओ? बोलो भाई डाइपोल मोमेंट भी जीरो इसका, और क्वाड्रुपल मोमेंट भी क्या इसका जीरो। लेकिन भाई हाफ वाले के पास क्या होता है डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है नॉन जीरो, लेकिन क्वाड्रुपल क्या हुआ इसका जीरो। और भाई इन दोनों के पास का स्पिन क्या नॉन जीरो है, तो इनके पास तो क्या होता है ऐसे ऐसे न्यूक्लियर के पास क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियर के पास क्या होता है तो भाई क्या म्यू भी क्या होता है इनका नॉन जीरो, और क्यू भी क्या होता है इनका नॉन जीरो, और इसका क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। और इसका तो क्या होता है म्यू क्या होता है इसका जीरो नॉन जीरो, और क्यू क्या होता है इसका नेगेटिव। लेकिन मेरे पास पक्की है, तो मैंने एक बात देखी भाई जीरो स्पिन वालों के पास क्या है नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाकी सब के पास क्या है डाइपोल मोमेंट तो है कि नहीं है। तो हमने क्या पाया भाई कि क्वाड्रुपल मोमेंट जो कि इलेक्ट्रिक नेचर का होता है वो सिर्फ किसके पास होता है बताओ? बोलो भाई वन या वन से ज्यादा स्पिन वालों के पास। नहीं है क्या आपको? यानी हम कह सकते हैं भाई अब जीरो स्पिन वाले होते क्या है, जीरो स्पिन वाले होते क्या है एनएमआर इनएक्टिव, उनका तो उनके पास तो ना तो क्या क्यू ना क्या म्यू, वो तो कम के नहीं है। अब आए हाफ स्पिन वाले, हाफ स्पिन वालों के पास सिर्फ कौन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नो नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, नो इजंट इट। अरे बोलो भाई जो हम क्या लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो हम क्या लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से अब मान लें मॉलिक्यूल में क्या भाई मॉलिक्यूल में
कोई लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, कोई मान लिया मॉलिक्यूल में क्या कोई लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बताओ भाई, हमारे पास ये हो CH3ClO, क्या हो CH3F हो भाई, क्या हो CH3F, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो भाई क्या यहाँ पर एक लोकल फील्ड नहीं क्या, कैसे भैया, तो क्या है नेगेटिव प्लेटरी, क्या होता है भाई पॉजिटिव प्लेट, नहीं बन गया भाई। अरे क्या CH3F को आप एक तरह से नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट आप मान सकते क्या, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में क्या है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखियो भाई, मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से अप्लाई करते हो, लेकिन ध्यान रखियो मॉलिक्यूल में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो सकता है बताओ भाई, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मैं आपको पहले पढ़ी। तो भाई लेकिन लोकल फील्ड फायदा क्या है, तो ये जो प्रोटॉन है, जो क्या है प्रोटॉन, अगर आप यहाँ पर क्या पढ़ते हैं प्रोटॉन NMR, तो भाई प्रोटॉन सिंपल बात है, इन प्रोटॉन्स की स्पिन क्या हाफ है, यानी इनके पास क्या नहीं है, इनके पास क्या नहीं है क्वाड्रुपल मोमेंट है इनके पास भाई, सिर्फ क्या मैग्नेटिक मोमेंट, भाई इनके पास सिर्फ क्या है, इन प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है हाफ, तो भाई प्रोटॉन NMR में इनकी स्पिन क्या होती है हाफ होती है ना, कि नहीं आया, अरे बोलो भाई इन प्रोटॉन्स की स्पिन क्या होती है हाफ होती है, तो क्या आएगा, तो हाफ स्पिन वाले ये प्रोटॉन सिर्फ किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से, क्यों वो जीरो भाई, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए नॉन जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड से म्यू क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो हाफ स्पिन वालों में क्या होता है जीरो और म्यू क्या होता है नॉन जीरो, मतलब हाफ स्पिन वाले सिर्फ क्या कर सकते हैं बताओ भाई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आपको भाई। और भाई नॉर्मली क्या होते हैं बीटा से अल्फा में रिलैक्स, नॉर्मल जो स्पिन और स्पिन लैटिस, नहीं है क्या आपको। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास भाई बताओ क्या हो, हमारे पास हो नाइट्रो अमोनिया टाइप मोलिक्यूल, क्या हो हमारे पास भाई, हमारे पास अमोनिया टाइप मोलिक्यूल हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं है क्या आपको। अभी क्या होगा नेगेटिव प्लेट, ये क्या बन जाएगी भाई, अरे भाई डेंसिटी खींच लेगा ये, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ पर एक क्या है नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट बनी हुई है लोकली, भाई यहाँ पर चार्ज का अनइक्वल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन अरे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और भाई आप कहोगे अब जो हाइड्रोजन है अगर आप इनका NMR लेते हो तो इनके पास तो सिर्फ क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन अगर मैं क्या लूँ भैया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटम क्या है बताओ, सॉरी नाइट्रोजन की न्यूक्लियस की स्पिन क्या है 1 होगी ना, इसका मतलब इसके पास क्या क्वाड्रुपल, यानी इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के पास क्या है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भाई, और साथ में क्या मैग्नेटिक भाई, यानी कि अरे भाई इनके पास तो सिर्फ क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये तो सिर्फ भाई किससे करेंगे इंटरेक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसके न्यूक्लियस के पास तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी भाई, दोनों मोमेंट है ना, यानी ये तो क्या कर सकता है अप्लाइड फील्ड से भी और लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, नहीं आपको आया। अब होता क्या है, अब भाई मान लो जब आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, तो जो यहाँ पर तो जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होता है वो एक तरह से दो फील्ड से बंधा होता है, एक तो अप्लाइड फील्ड से अपने मैग्नेटिक मोमेंट से, वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट के जरिए वो किससे बाइंड करता है अप्लाइड फील्ड से, और अपने क्वाड्रुपल मोमेंट से वो किससे बाइंड करता है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्या रहेगा अपवर्ड ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई अपवर्ड ही रहेगा, लेकिन क्योंकि लिक्विड NMR होता है मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से, क्या मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से ये पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल फ्लिप नहीं कर सकता क्या भाई, मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल फ्लिप नहीं कर सकता क्या। और ये मानो अगर इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है किससे इस लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फ्लिप हो गया, अगर भाई मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से मॉलिक्यूल क्या हो गया फ्लिप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फ्लिप हो गया, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब इससे कौन बंधा हुआ है न्यूक्लियाई, किसके जरिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के जरिए,
तो क्या न्यूक्लियर भी क्या हो जाएगा एक तरह से फ्लिप हो जाएगा, मतलब बीटा से कहाँ जाएगा अल्फा में। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी भाई क्योंकि ये अपने लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के जरिए तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल है अप्लाइड फील्ड को, लेकिन अपने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के जरिए ये किसको रिस्पॉन्सिबल है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर टम्बलिंग से लोकल फील्ड लगातार क्या होता है, बोलो भाई, उलट पुलट होता रहता है, तो इस वजह से तो क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियर भी क्या होता है लगातार उलट पलट होता रहता है भाई, और वो क्या बोलते हैं भाई स्प्लिटिंग नहीं कर पाता। फिर कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो भाई इनको फिर मैं आपको बताऊँ टाइम स्केल पे भाई, अरे बहुत मतलब फिर हम एक तरह से टाइम रिजोल्व NMR होता है जो भाई, ये रिलैक्सेशन किस रेट का है नहीं बात आपको पहले पड़ी, आप किस रेट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कनेक्ट भाई टाइम स्केल पे, उसके जरिए हम इनको कर सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन भाई यूजुअली स्पेक्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेंगे फिर, नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसीलिए इसके सिग्नल को स्प्लिट नहीं कर पाता, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन। तो ये NMR एक्टिव होने के बावजूद, नॉन जीरो स्पिन होने के बावजूद ये क्या हो गया प्रैक्टिकली NMR इनएक्टिव। अब ये डिपेंड करता है कि ये रिलैक्सेशन कितना फास्ट है, उसके आधार पर मालूम पड़ता है भाई किसका सिग्नल आएगा नहीं आएगा, या भाई ये स्प्लिट करेगा या नहीं करेगा। अगर बहुत फास्ट क्या है रिलैक्सेशन तब तो स्प्लिट भी नहीं करेगा भाई, लेकिन अगर रिलैक्सेशन क्या है क्वाड्रुपल रिलैक्सेशन है तो सही, लेकिन तो डोमिनेंट नहीं है तब वो स्प्लिटिंग कर जाएगा। बात आपको पहले पड़ी नहीं आया, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।